हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रोडक्ट मेथड ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन के बारे में जानेंगे। यानी हम देखेंगे कि जीडीपी को हम प्रोडक्ट मेथड के माध्यम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में जब हम जीडीपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की चर्चा कर रहे थे, तो उस समय मैंने एक सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी में, जिसमें कि सिर्फ फर्म्स और हाउस होल्ड्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, उसके बीच में जो सर्कुलर फ्लो होता है प्रोडक्ट्स का और इनकम का, उसके मैंने विस्तार से एक्सप्लेन किया था। एक बार उस पर फिर से नजर डाल लेते हैं, जिससे हमें आसानी होगी प्रोडक्ट मेथड को फिर से समझने में। तो जैसा कि आपको पता है, एक सिंपल टू सेक्टर इकोनॉमी में सिर्फ फर्म्स हैं और हाउस होल्ड्स हैं। फर्म्स प्रोड्यूस करती है, हाउस होल्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करती है, यानी लेबर है, बिल्डिंग्स है, कैपिटल है, एटसेट्रा। तो फर्म्स के द्वारा जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कंज्यूम किया जा रहा है हाउस होल्ड्स के द्वारा। हाउस होल्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर और कैपिटल और बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही है, फर्म्स उसके बदले में उसे पेमेंट कर रही है। होल्ड्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रही है और फर्म्स उसके बदले में जो उसे पेमेंट कर रही है वो हाउस होल्ड का इनकम होता है। ये अज्यूम किया जाता है कि हाउस होल्ड सारा का सारा इनकम फर्म्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में स्पेंड कर देगी, सारा एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो जो इनकम हो रहा है वो एक्सपेंडिचर हो रहा है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं वो सारा हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूम हो रहा है। तो ये अज्यूम करके ये टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी का जो ये सर्कुलर फ्लो है उसे इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। इसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो यहाँ पे ऊपर वाला ये जो दो हिस्सा है, दो कर्व है, ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट को शो करता है, और ये जो है ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मार्केट को नीचे वाले दो एरोज रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम प्रोडक्ट मेथड की बात करते हैं तो ये यहीं पे ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की आप देख रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ये गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रहा है सभी फर्म्स के द्वारा, उसका एग्रीगेट होता है। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे हम इसे एग्रीगेट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह मैं एक एग्जांपल से पहले शुरू करता हूँ, एक एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ जिससे हमें आसानी होगी समझने में। ये देखिए मान लीजिए कि एक टू सेक्टर सिंपल इकोनॉमी है, वहां पर एक फार्मर ग्रो करता है 1000 किलोग्राम ऑफ व्हीट। इस एग्जांपल को मैंने पहले भी, जब हम गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की चर्चा कर रहे थे, उस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। उसी एग्जांपल को मैंने फिर से यहाँ एक्सप्लेन किया है ताकि समझने में आसानी हो। एक फार्मर ग्रो कर रहा है 1000 किलोग्राम ऑफ व्हीट, और वो उसे फ्लावर मिल को सेल कर रहा है 15,000 रुपए में। फिर फ्लावर मिल जो है, आटे की चक्की वाला, वो उस व्हीट को फ्लावर में यानी कि आटे में कन्वर्ट कर रहा है, और उसमें जो वैल्यू एडिशन हो रही है उसके बदले में उसकी प्राइस थोड़ी बढ़ा करके वो एक बेकरी को 20,000 रुपए में सेल करता है। बेकरी फिर उसी आटे को यानी फ्लावर को लेकर के बिस्किट्स बनाती है और सेल करती है रिटेलर्स को। तो जो उसमें वैल्यू एडिशन होती है उसके बदले में वो थोड़ा वैल्यू ऐड करके वो उसकी प्राइस 25,000 में करके वो बेकरी बेचती है रिटेलर को। फिर रिटेलर उस बिस्किट्स को कस्टमर्स को बेचते हैं 30,000 रुपीज में, 30,000 रुपए में। उसमें जो भी वैल्यू एडिशन रिटेलर के द्वारा की जाती है, उस वैल्यू एडिशन के एवज में इसकी प्राइस थोड़ी बढ़ती है। वो वैल्यू जो ऐड होती है उसके वजह से ये 25,000 से 30,000 होता है। कस्टमर्स, अब ये यहाँ पे फाइनल गुड्स के रूप में कस्टमर के पास पहुंच जाता है, और एंड यूज उसका वही है कि बिस्किट का कंजम्पशन। तो कस्टमर्स उस बिस्किट को कंज्यूम करते हैं, और ये जो है कस्टमर के पास पहुंचता है 30,000 रुपए में। जो सफर गेहूं का शुरू हुआ था फार्मर के पास 15,000 रुपए से, वो फाइनली कस्टमर के पास जब पहुंचा एंड यूज के लिए तो वो 30,000 हो गया। यानी बीच में 15,000 से ऊपर का जो है ये बीच में चेंज आता है। बीच में सभी अलग अलग जो प्लेयर्स हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं, वो उसमें थोड़ी थोड़ी वैल्यू ऐड करते हैं और उसका प्राइस उसके वजह से बढ़ता जाता है, जिसके वजह से वो 15,000 से बढ़कर के 30,000 हो जाता है। तो एक बार फिर से नजर डाल लें कि किसने क्या वैल्यू ऐड किया। फार्मर ने वैल्यू ऐड की, ग्रो किया व्हीट, तो उसके एवज में वो 15,000 उसकी कीमत हुई। इसे हम GVA, ग्रॉस वैल्यू एडिशन बाय द मैन्युफैक्चरर वन या प्रोड्यूसर वन
के से डिनोट कर सकते हैं GVA1। ठीक है, जो मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वो उसी को मैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन के रूप में फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फ्लावर मिलर यानी आटे की चक्की वाला, उसने कितनी वैल्यू ऐड की, क्योंकि उसने 15,000 में खरीदा था और 20,000 में बेचा आटे में बदल करके, तो ये 5,000 की वैल्यू एडिशन हुई। GVA2 यानी ग्रॉस वैल्यू एडिशन 2 हम कह सकते हैं, और ये प्रोड्यूसर नंबर 2 के द्वारा है, इसलिए हम इसे GVA2 कह रहे हैं। फिर बेकर ने उसमें ऐड किया वैल्यू, उसने 25,000 में मार्केट में बेचा रिटेलर को, तो 20,000 में उसने लिया था, 25,000 में बेचा, तो 5,000 की वैल्यू एडिशन वहां पे हुई। उसकी जो वैल्यू एडिशन उसके द्वारा है उसकी कीमत 5,000 रुपए उसने लगाई। ये GVA3 है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन 3। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूसर नंबर 3 है। फिर बीच में रिटेलर ने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन की अपने यहाँ, और उसे 30,000 में कस्टमर को बेचा, तो 25,000 में उसने लिया था, 30,000 में बेचा, यानी कि 5,000 रुपए का वैल्यू एडिशन उसके द्वारा हुआ, जिसे हम GVA4 के द्वारा डिनोट कर रहे हैं, यानी ये प्रोड्यूसर 4 है। तो वैल्यू एडेड बाय अ फर्म अगर आप देखें तो वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्शन माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स का के बराबर होता है। और टोटल वैल्यू ऑफ एडिशन कितना हो रहा है? 15,000 शुरू में फार्मर के द्वारा, प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 5,000, तो ये कर करके ये 30,000 टोटल इसका वैल्यू होता है बिस्किट्स का। यानी जब वो एंड यूज के लिए कस्टमर के पास एक फाइनल कंज्यूमर प्रोडक्ट के रूप में पहुंचती है, तो उसका फाइनल वैल्यू, फाइनल प्राइस जो है वो 30,000 है। तो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू GVA1 प्रोड्यूसर 1 के द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया, प्लस GVA2 प्रोड्यूसर 2 के द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया, प्लस GVA3 यानी प्रोड्यूसर 3 के द्वारा जो वैल्यू ऐड किया गया। तो ये सब का जो समेशन होगा यानी एग्रीगेशन होगा, टोटल होगा, वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होगा इस पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। इसी में अगर मान करके हम चलें कि जो कुछ भी डेप्रिसिएशन हो रहा है यानी वियर एंड टियर हो रहा है मशीनरी में, तो उसे अगर हम डिडक्ट कर दें तो वो हमारा नेट वैल्यू एडिशन हो जाता है। क्योंकि जो वियर एंड टियर हो रहा है मशीनरी में उसे रिप्लेस करना पड़ेगा फर्म को, तो फर्म को उसे जब वो रिप्लेस करेगी तो उसके अंदर कुछ खर्च होगा, उस खर्च को हमें हटा देना पड़ता है। तो हटा देने से फिर वो नेट वैल्यू एडिशन हो रही है वो हमें मिल जाता है, और इसे हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, NVA नेट वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन माइनस डेप्रिसिएशन। तो ये कर देने से ये NVA हमें मिल जाता है GVA से। इस एस्टिमेट को हम अगर आप देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से भी बुलाते हैं। जो नेट वैल्यू एडिशन हो रही है उसे हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, और जो ग्रॉस वैल्यू एड हो रही है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाती है। क्यों? जैसा मैंने शुरू में बताया था कि जितने भी सभी फर्म्स जितने भी मिल करके जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका अगर हम वैल्यू ऐड कर दें तो वो हमें प्रोडक्ट मेथड के तहत GDP को कैलकुलेट करने में मदद करता है। अब ग्रॉस एंड नेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस होता है जो वियर एंड टियर हो रही है मशीनरी के बीच में। आपको याद होगा पहले भी हमने इस पे चर्चा की है। तो GVA वो ग्रॉस वैल्यू एडिशन, उसमें हम डेप्रिसिएशन नहीं कंसीडर करते हैं, और NVA यानी कि नेट वैल्यू एडिशन जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से GVA में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। यानी जो भी वियर एंड टियर, जो भी रिप्लेसमेंट, कैपिटल रिप्लेसमेंट के लिए खर्च हो रहा है उसे जब हम माइनस कर देते हैं तो वो नेट वैल्यू हमें प्रोवाइड करता है, तो उसे हम नेट वैल्यू एडिशन कहते हैं। आइए एक बार फटाफट कुछ और इसी से रिलेटेड एग्जांपल्स को भी हम फिर से देख लें ताकि हमारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इफ अ फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स ऑफ ₹10,000 एंड यूजेस ₹2,000 वर्थ ऑफ intermediate goods and the value of the depreciation is ₹1,000, तो नेट वैल्यू एडिशन यहाँ पर क्या होगा? 10,000, और चूंकि वो इंटरमीडिएट गुड्स को यूज कर रही है जिसका वैल्यू ₹2,000 है, तो उसे हम माइनस करेंगे। अभी पिछले समय एग्जाम्पल चर्चा करते हुए हमने देखा था कि ये
जो फाइनल गुड्स से इंटरमीडिएट गुड्स को हम के वैल्यू को माइनस करते हैं और प्लस डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन को क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हम नेट वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडिशन लिया होता तो ये डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पे डिडक्ट नहीं करते, माइनस नहीं करते, सिर्फ 10,000 माइनस 2,000 होता। लेकिन चूंकि ये नेट वैल्यू एडिशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा। तो जो नेट वैल्यू एडिशन हो रहा है फर्म के द्वारा वो कितना हो रहा है? 10,000 माइनस 2,000 माइनस 1,000 विच इज इक्वल टू 7,000। एक और जो जरूरी चीज है यहाँ पे, अगर हम उसे थोड़ा और एक्सपेंड करें अपने एग्जाम्पल को, तो अ फर्म में बी अनेबल टू सेल ऑल इट्स प्रोड्यूस। तो उससे क्या होगा कि जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो भी अनसोल्ड स्टॉक रह गया एट द एंड ऑफ द ईयर, वो अनसोल्ड स्टॉक क्या हो सकता है? फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी हो सकता है, यानी प्रोडक्ट जो है वो पूरा प्रोड्यूस नहीं हो पाया, पूरा मैन्युफैक्चर नहीं हो पाया, वो आधे में ही है, और कुछ रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है। तो ये कोई भी फर्म कई बार जो है अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक रखती है, उनके पास स्टॉक होता है, कुछ सेमी फिनिश्ड गुड्स का भी स्टॉक होता है और कुछ रॉ मटेरियल का भी स्टॉक होता है, और इन तीनों को मिला करके हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो इन्वेंट्री जो है वो तीन चीजों को इंक्लूड करती है। वो होती है अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी और अनसोल्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स, और साथ में जो स्टॉक होता है रॉ मटेरियल का। ये तीनों को इंक्लूड करके फर्म के पास जो भी स्टॉक होता है उसे हम इन्वेंट्री कहते हैं। तो एक और जो जरूरी चीज है वो यहाँ पे याद रखने की, वो ये है कि इन्वेंट्री हमेशा स्टॉक वेरिएबल है, यानी वो एक स्टॉक के रूप में हम उसे कन्वेंट्री कंसीडर करते हैं। लेकिन ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है वो फ्लो वेरिएबल है, एज इट हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, से 1 ईयर, एक साल में इन्वेंट्री में कितना परिवर्तन हुआ। यानी 1 जनवरी को जो भी इन्वेंट्री थी, किसकी इन्वेंट्री? अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स की, या अनसोल्ड सेमी फिनिश्ड गुड्स की, या रॉ मटेरियल की। तो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में फिर अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो हम देखेंगे कि 31 दिसंबर को कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर जो भी परिवर्तन हो रहा है इन्वेंट्री में, तो ये जो चेंज इन इन्वेंट्री है, उस चेंज इन इन्वेंट्री को हम फ्लो वेरिएबल के रूप में लेते हैं। तो ये स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल आपको जब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के केस में जब जाएंगे, जब कैलकुलेट करेंगे, तो वहां पर इसकी जरूरत हो सकती है। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखने की जरूरत है। और जो अंतिम इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने की जरूरत है वो ये है कि इन्वेंट्रीज आर ट्रीटेड एज कैपिटल। इन्वेंट्री को हम हमेशा एक कैपिटल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो यानी कैपिटल में सिर्फ मशीनरी ही नहीं आती है, बल्कि मशीनरी के साथ साथ जो इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री किसकी? अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स की, रॉ मटेरियल की और सेमी फिनिश्ड गुड्स की। तो ये जो स्टॉक होता है उसे भी हम कैपिटल के रूप में ट्रीट करते हैं। तो एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो जो भी स्टॉक ऑफ कैपिटल में, किसी भी फर्म के स्टॉक ऑफ कैपिटल में जो भी इन स्पेंड किया जाता है, खर्च किया जाता है, उसे हम इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। फर्म के द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर, दैट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो स्टॉक ऑफ कैपिटल में क्या क्या है? मशीनरी तो है ही, लेकिन मशीनरी के साथ साथ अभी जैसा हमने देखा, इन्वेंट्री को भी हम स्टॉक ऑफ कैपिटल में कंसीडर करते हैं। और ये इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की भी हो सकती है, ये अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है, और सेमी फिनिश्ड गुड्स की भी हो सकती है। ठीक है। तो देयरफॉर चेंज इन द इन्वेंट्री ऑफ अ फर्म, जो भी इन्वेंट्री, जैसा अभी मैंने बोला था कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में जो भी चेंज हो रही है इन्वेंट्री में, उसे हम इन्वेस्टमेंट के रूप में कैलकुलेट करते हैं। तो प्लीज इस पॉइंट को जरूर से दिमाग में रखिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये जब हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, उस समय ये कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करने की जरूरत हो सकती है। तो जैसे फार्मर वाले एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडिशन, उस पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तो अगर हम इन्वेंट्री को कंसीडर करते हुए इसे फिर से लिखें, तो GVAI यानी वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म VI, तो फर्म जो है उसकी वैल्यू, फर्म आई की जो वैल्यू ऑफ सेल्स है वो VI अगर हम लें, तो उसके द्वारा जो चेंज इन इन्वेंट्री हो रही है उसे भी हम ऐड करेंगे, वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्री,
तो उसे भी हम ऐड करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, और माइनस करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म। ठीक है, तो इफ देयर आर n फर्म्स इन द इकोनॉमी, ईच असाइंड विद अ सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to n, यानी GVAI जैसे अभी हमने लिखा, तो GVA1 हो सकता है, GVA2 हो सकता है और GVAN हो सकता है। तो GDP क्या होगा, वो होगा सम टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी, और वो क्या है, GVA1 है, GVA2 है प्लस GVAN है। ये एग्जाम पहले वाले एग्जाम्पल में आपने देखा था, ऐसे ही हमने फिर भी लिखा था, जो फार्मर वाला एग्जाम्पल था। यहाँ पर क्या है, बस अंतर ये है कि हम इन्वेंट्री को कंसीडर भी कर रहे हैं, इन्वेंट्री को भी कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्स तो है, वैल्यू ऑफ सेल्स बाय द फर्म, जितने भी फर्म्स हैं उनकी वैल्यू ऑफ सेल्स तो ले रहे हैं, वैल्यू ऑफ सेल्स के साथ उसमें क्या और ऐड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज, वैल्यू ऑफ चेंज इन इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्री में परिवर्तन हो रहा है, इन्वेंट्री के स्टॉक में जो परिवर्तन हो रहा है। साथ में माइनस कर रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड बाय द फर्म, एक फर्म के द्वारा ZI। वो क्या था, अभी आपने देखा था फार्मर और बिस्किट के एग्जाम्पल में, कि जो बीच पे लोगों ने, जैसे फ्लावर मिलर ने या बेकर ने या रिटेलर ने जो वैल्यू ऐड की थी, उसको हम वैल्यू तो ऐड करते जाते हैं, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स यूज कर रहे हैं उसके वैल्यू को दोबारा ऐड नहीं करते हैं। यानी अगर फार्मर ने 15,000 में गेहूं बेचा, और जब फ्लावर मिलर ने उसमें वैल्यू ऐड करके 5,000 की वैल्यू ऐड करके 15,000 में बेचा, तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू यानी 15,000 थी आटे की, लेकिन हम 15,000 हमने नहीं ऐड किया था, हमने ऐड कितना किया था, जो नेट उसके द्वारा वैल्यू ऐड की गई थी, तो वो 5,000 की थी, इसलिए हमने 15,000 और 5,000 उसका ऐड किया था फ्लावर मिलर का वैल्यू एडिशन। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो वैल्यू, टोटल वैल्यू होती है इंटरमीडिएट गुड्स की, आटा क्या था वहां पे, इंटरमीडिएट गुड्स था, उसकी टोटल वैल्यू नहीं ऐड करनी है, बल्कि बस उतनी ही वैल्यू ऐड होती है जितनी की वैल्यू एडिशन हो रही है उस बीच के इंटरमीडिएट गुड्स में। तो ये हमें ध्यान में रखने की चीज है कि हमें इस तरीके से हम GDP को फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सम टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी विच इज GVA1 प्लस GVA2 प्लस GVAN। तो ये जो है हमारा मिलकर के प्रोडक्ट मेथड होता है GDP का, जहां पर हम प्रोडक्ट के वैल्यू को ऐड करते हैं, वो हमें ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू देती है। ग्रॉस वैल्यू से जब हम नेट वैल्यू को निकालने के लिए हमें डिप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ता है। ओके, थैंक यू।